नमस्कार मित्रों, हाल ही में खबरों में आपने अखबारों में जिक्र खूब पढ़ा होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के परिसर से, उस प्रांगण से एक मूर्ति हटाई गई और दूसरी मूर्ति की स्थापना हुई। जो मूर्ति हटाई गई वो उस शख्स की थी जिसका नाम था सर एडविन लुटियंस, जिसके नाम से दिल्ली का एक नाम, नई दिल्ली का एक नाम लुटियंस दिल्ली भी पड़ा। और वो शख्स एक ऐसा वास्तुकार था, एक ऐसा आर्किटेक्चर का विशेषज्ञ था कि उन्होंने 3 मुख्य जो हमारी राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं उसका सारा का सारा रूप, प्रारूप, उसका डिज़ाइन उस शख्स ने तैयार किया था, और वो शख्स था सर एडविन लुटियंस। और ये 3 भवन थे, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इन सब की डिज़ाइनिंग उसने की थी। और यहाँ तक कि हैदराबाद के निज़ाम की फरमाइश पर दिल्ली में हैदराबाद हाउस का निर्माण उसी डिज़ाइन से, उसी वास्तुकला से किया गया, जिस डिज़ाइन और जिस वास्तुकला में वहाँ का जो हैदराबाद के निज़ाम का जो महल था, जो बना हुआ था, बिल्कुल वही वास्तुकला लेकर, अर्थात उसकी एक रेप्लिका, उसी का एक रूप, दूसरा रूप जो है वो हैदराबाद हाउस के रूप में दिल्ली में भी स्थापित किया गया। तो एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। लेकिन अब हमारे ये है कि हम जितनी भी औपनिवेशिक जो निशानियां हैं, जो उपनिवेशवाद या बरतानवी साम्राज्य के जो चिन्ह हैं, उनको धीरे धीरे रुखसत कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको विदा कर रहे हैं। तो लुटियंस की मूर्ति को हटाकर उनके स्थान पर जिस शख्स की प्रतिमा लगाई गई, वह शख्स भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे भारतीय इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो शुरुआती दौर में प्रथम पुरुष था, अर्थात पहला गवर्नर जनरल भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल भी था, और अंतिम गवर्नर जनरल भी इसलिए था कि उसके बाद ये गवर्नर जनरल का पद ही हटा दिया गया था। फिर राष्ट्रपति आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, स्ट्रक्चर, ढांचा बदल गया। अब आलोचक ये भी कहते हैं, समीक्षक जो इन दोनों शख्सियतों को करीब से जानते थे, उनका ये भी कहना है कि अगर राजगोपालाचार्य जिस तरह के सनकी स्वभाव के थे, वो अगर उनके सामने, उनके जीते जी या उनके अंतिम दिनों में भी ऐसा प्रस्ताव आता तो फौरन वो रद्द कर देते, वो इसको स्वीकार ही ना करते, क्योंकि वो इस बात पे अड़ते कि मेरी उपलब्धियां अपनी मौलिक हैं और किसी और की उपलब्धियों पर मैं डाका डालकर उसका स्थान लेने को तैयार नहीं होऊंगा। उनका स्वभाव कुछ ऐसा था। और उनके स्वभाव से जुड़ी हुई बात मित्रों, एक आपके साथ बड़ी दिलचस्प बात बांट भी लेता हूँ। शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा हो तो भी दोहरा लेना चाहिए अच्छी बातों को, कि महात्मा गांधी और राजगोपालाचारी दोनों परस्पर समधी भी थे, दोनों परस्पर समधी थे। ये भी मैं आपको बता दूं। बापू के जो यशस्वी बेटा माना जाता था, प्रबुद्ध बेटा, जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का सबसे पहला संपादक भी था, देवदास गांधी और राजगोपालाचार्य की जो बेटी थी लक्ष्मी, दोनों ही एक दूसरे को बड़े करीब से पहचानते भी, जानते भी थे, और दोनों करीब से आपस में संबंध, उनके प्रेम संबंधों की भी चर्चा अक्सर अखबारों में भी और उस वक्त के सामाजिक सरोकारों वाली दुनिया में होती थी। अब दोनों इस बात पे अड़े कि हम तो एक दूसरे से विवाह करेंगे, और दोनों ने ये सोचकर ये फैसला लिया कि हमारे दोनों ही जो पिता हैं वो बड़े विस्तार से विस्तृत शख्सियत वाले हैं, तो वो कभी बाधा भी नहीं बनेंगे। लेकिन हुआ विपरीत। राजगोपालाचारी ने उनके एक संस्कारों की बात थी कि वो दक्षिण भारतीय से ही विवाह करना चाहते थे, लक्ष्मी का। और इधर देवदास गांधी के परिवार में भी, गुजराती परिवार में भी ये था कि ना, गुजराती गैर गुजराती से शादी नहीं हो सकती। ये भी अलग अलग परंपराएं थी। लेकिन बहरहाल विवाह हो गया, और बीच बचाव के रूप में किसी अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों को ये समझाया कि इसमें दोनों परिवारों के बीच में एक समीप का रिश्ता बनेगा,
और एक सुखद संदेश पूरे देश में जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातों पर आपस में किसी भी विवाद की परवरिश नहीं करनी चाहिए। और अंत में देवदास गांधी और राजगोपालाचारी की बेटी दोनों आपस में परिणय संबंध में, परिणय सूत्र में बंध गए। बाद में दोनों बुजुर्गों ने सोचा कि नहीं, अब बच्चों को तो आशीर्वाद देना ही है, तो दोनों का आशीर्वाद भी मिला और सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन उनके जीवन का एक हिस्सा था। तो मैं बात कर रहा था राजगोपालाचारी की अपनी तबीयत की। वो अपनी तबीयत के बिल्कुल अनूठे व्यक्ति थे, और जहाँ तक ये माना जाता है कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। वो स्वयं उन्होंने वो पक्षधर थे, हिंदी में भी सृजनशीलता और शोध को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उन्होंने भी जो लिखा है, जो कुछ उन्होंने इस देश को दिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनका अनुवाद उन्होंने तमिल में भी किया, अंग्रेज़ी में भी किया, और बड़े स्नेह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वो अनुवाद आज भी याद किए जाते हैं कि ऐसे अनुवाद तो बिल्कुल कभी भी किसी भी व्यक्ति ने नहीं किए। तो ये शख्सियतों के बारे में अक्सर हमारे देश में एक परंपरा सी रही है कि कई बार विरोधाभास, उनको ज़्यादा महत्व हम दे देते हैं कि लेकिन नहीं, इन लोगों की अपनी अपनी उपलब्धियां थी। और स्वतंत्र भारत में ही हमारे, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य कर्णधारों में बापू थे, महात्मा गांधी थे, तो वहाँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी भी बना ली थी। एक अलग से राजनीतिक दल बना लिया था, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। और स्वतंत्र पार्टी ने मित्रों दूसरे जो आम चुनाव थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बहुत संसद में काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या उनकी रही, उसके सांसदों के भी, और उसके जो अन्य कर्णधार थे उसमें भी लगभग सभी शाही परिवारों के, भारतीय शाही परिवारों के जो नेता थे वो भी शामिल थे। मसलन गायत्री देवी, वो भी स्वतंत्र पार्टी में थी। पीलू मोदी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी इसी में थे। और अन्य कई शख्सियतें बड़ी बड़ी जो थी वो इसी पार्टी का अंग बनी, और इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव भी लड़े, सफल भी हुए, और संसद में भी उनका प्रवेश हुआ। तो ये अलग अलग विलक्षण उपलब्धियों वाले राजनेता थे मित्रों। इनकी दोस्ती को भी सलाम, इनकी सूझबूझ को भी प्रणाम, और इनकी जो एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए देश में, स्वतंत्र भारत में नई ऊर्जा का संचार हो, उसको भी प्रणाम। शुक्रिया।